गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुंद भारद्वाज फ्रॉम डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज का जो वीडियो है हमारा वो पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था स्टेट गवर्नमेंट, उसी से रिलेट करता है और उसका आखिरी वीडियो भी है। यहाँ अभी तक हमने स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा। इस चैप्टर में हमने देखा कि गवर्नर का क्या रोल होता है, प्लस उसकी पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, साथ ही साथ उसको अपॉइंटमेंट कैसे मिलती है। हमने इसके पहले देखा इसमें एमएलएस क्या होते हैं, एमएलसीज क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ वो तमाम जो टॉपिक हमने अभी तक लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे, लेजिस्लेचर के तौर पे समझे, देखे, फिर वो चाहे गवर्नर की पावर एंड फंक्शन की बात करूँ मैं या फिर चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट से लेके हमने उसके भी पावर एंड फंक्शन तमाम चीज़ें देखी। आज की वीडियो में जो टॉपिक हमारा हम लेने जा रहे हैं दैट इज पावर एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले ये समझेंगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम राज्य के स्तर पर बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें जिन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी कहते हैं या डेप्यूटी मिनिस्टर्स भी इन्हें कहा जाता है। अब बात करेंगे हम कि इनका मेन रोल क्या होता है। देखिए, इसको एक कंसेप्ट के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हाउएवर राइट हैंड साइड के आपको स्क्रीन पे सारा आपको इसका जो थ्योरी है वो नजर आ रहा होगा, बट स्टिल एक चीज जो यहाँ हम समझना चाहेंगे। देखिए, जैसे स्कूल का जो एक सिस्टम होता है, कि एग्जांपल ले रहे हैं अपन, स्कूल का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है वो आपके स्कूल में डायरेक्टर सर होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्टर सर के बाद वो अपन मान लेते हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो अपन यहाँ कंपेयर कर रहे हैं उनको चीफ मिनिस्टर वाली पोजीशन से। ठीक है, अब बात करेंगे फंक्शनिंग की। अब स्कूल की जो फंक्शनिंग है, अकेले तो वो खुद नहीं संभाल सकते सारी चीज़ों को, तो वो उनकी एक टीम होती है, कोर टीम। टीम भी 2 तरह की होती है, एक में तो पूरा स्टाफ आ गया, पर एक कोर टीम भी होती है जो बेसिकली लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग होते हैं। ठीक है, तो जो कोर टीम जो उनकी होगी, जो मैनेजमेंट से संबंध रखेगी या स्कूल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनमें उनका रोल होगा, तो ऐसे लोगों की जो कोर टीम है स्कूल में वो मैनेजमेंट का हिस्सा हो गई। ठीक है, हाउएवर टीचर्स और भी हैं। इसी तरीके से स्टेट लेवल पे क्या होता है, हेड तो सीएम हो गया, लेकिन जो उसकी कोर टीम है जिसको पर्टिकुलरली कुछ पोर्टफोलियोज असाइन किए गए हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट हेड बनाया गया है। फिर डिपार्टमेंट हेड की बात करूं तो एक स्टेट में कितने तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ डिपार्टमेंट, देन आफ्टर आपका इरिगेशन, देन आपका निर्माण से रिलेटेड जो होता है हमारा, जिसको हम लोग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, पीडब्ल्यूडी आपने जरूर नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं इनको देखने के लिए एक हेड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो इन्हीं में से जो इनके विधायक हैं, इनमें से जो खास या जो समझ सकते हो आपकी इस तरीके से लेंगे, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और जिन्हें अपने अपने इन क्षेत्रों की, जिनका भी मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नाम बताया, उनकी समझ है, तो ऐसे लोगों को कैबिनेट में दर्जा दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, ताकि वो डिपार्टमेंट हेड के तौर पर अपना काम जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उससे करवाएं, और साथ ही साथ वो किसको रिपोर्ट करते हैं, बेसिकली वो सीएम को रिपोर्ट करते हैं, और सीएम के माध्यम से वो जो रिपोर्टिंग है वो गवर्नर तक जाती है। ठीक है, तो मेनली जो स्ट्रक्चर होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का वो इस तरीके से काम करता है। आगे की बात करेंगे हम कि इनका बेसिक काम क्या है। तो भाई एक तो चीज़ हमें समझ में आ गई कि इन सबको एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है जिसको ये हेड करते हैं। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली रन कैसे किया जाए, वो इनको सुनिश्चित करना होता है। अगर तो फंड्स की कोई प्रॉब्लम है या अदर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, या कई दफ़ा अलग अलग डिपार्टमेंट में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे सड़क निर्माण की बात करें हम, कि एक मिनिस्टर है जिसके पास रोडवेज़ का काम है या सड़कें बनाने का काम उसके पास दिया हुआ है, और कुछ एरिया जहाँ पे सड़कें बनानी है वो जंगलों से होकर गुजर रहा है, और वन मंत्रालय ने वहाँ पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि साहब आप यहाँ से सड़क नहीं निकाल सकते, अदरवाइज हमारे जो जंगल हैं ये बड़ी तादाद में काट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे फिर इनका एक रोल होता है जिसमें कहीं ना कहीं जो सीएम होते हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं कि बॉस अपने को रोड भी बनाना जरूरी है क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब कि जहां भी जैसी भी जरूरत हो, आम आदमी की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए जिस भी तरह के एडजस्टमेंट्स करने पड़े वो करें, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो स्मूथली काम करे, ये सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है।
साथ ही साथ उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी तरह की पॉलिसीज हैं स्टेट से रिलेटेड, वो बनाने का काम भी इन्हीं का होता है, अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर्स का ही होता है। फिर वो चाहे स्कूलों की संख्या बढ़ाने की बात हो, फिर वो चाहे अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की बात हो, उनको अपग्रेड करने की बात हो, जैसे प्राइमरी स्कूल को मिडिल लेवल स्कूल तक उसको अपग्रेड करना या मिडिल लेवल को हाई स्कूल में अपग्रेड करना, ठीक है। साथ ही साथ सड़क निर्माण की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात हो, नहरों के निर्माण की बात हो, किसानों की भलाई की बात हो, ये तमाम तरह के जो भी डिसीजन होते हैं ये पर्टिकुलरली अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से लिए जाते हैं और स्मूथली वो रन हो, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली काम करे, बिना किसी रुकावट के काम करे, ये भी सुनिश्चित करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की, क्योंकि मिनिस्टर है, कई दफ़ा जो उनके जो निर्णय होते हैं परिस्थितियां बन जाती हैं ऐसी जहां चाउस की संभावना होती है। जैसे मैंने सड़क का ही एक एग्जांपल लिया था कि सड़कें निकलेंगी तो वो लैंड पे ही, अब कई बार उनके बीच में जंगल आएंगे तो कई बार कई किसानों के खेत भी उसकी जद में आ जाते हैं, जिसका अक्सर विरोध देखने को हमें मिलता है कि किसानों की जो ज़मीन है वो सड़क बनाने के या रेलवेज़ के काम आ गई। अब रेलवे का मसला तो सेंटर में चला जाता है, वहाँ इनकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर स्टेट लेवल पे बात करें, स्टेट हाईवेज़ की बात करें, तो जब वो सड़कें बनाई जाती हैं तो कई किसानों की ज़मीनें भी वहाँ पे उनकी पहुँच में आ जाती हैं। तब ऐसे केस में किसान अपनी ज़मीन क्यों देगा? तो फिर उसके लिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि या तो किसान को कोई दूसरी जगह ज़मीन दी जाए जहाँ पे वो खेती कर सके, और साथ ही साथ उसका जो खेत सरकार ने लिया है, जो उसकी आजीविका कमाने का साधन था, उसके एवज में किसान को एक मोटा धनराशि, एक मोटा पैसा उसको दिया जाता है कंपनसेशन के तौर पे, जिसको कंपनसेशन अमाउंट भी कहते हैं, ताकि जो किसान का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसे रोका जा सके या उसको कंपनसेट करके उसको अपनी आर्थिक गतिविधियां करने के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि सरकार की भी ज़रूरत पूरी हो जाए सड़कें बनाने से संबंधित और किसान की भी आवश्यकता पूरी हो जाए, क्योंकि उसे पैसा मिल चुका है तो वो अपना कोई दूसरा काम धंधा रोजगार कर लेगा। ठीक है। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल मेजर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस राज्य में, जिस राज्य की यहाँ बात चल रही है, जितने भी बड़े डिसीजंस हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, हालांकि जो अपॉइंटमेंट होती है वो करता कौन है? ऑब्वियसली गवर्नर ही अपॉइंटमेंट करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट से पहले जितने भी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी राय ली जाती है, और उस राय के दौरान न सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर की राय ली जाती है बल्कि सीएम से भी राय ली जाती है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो अपॉइंटमेंट करनी है, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे हो, स्टेट मिनिस्टर के तौर पे हो, या फिर जो दूसरे एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इसमें भी जैसे अब हम बात करेंगे तो स्टेट पब्लिक कमीशन की जो पोस्ट होती हैं वो इनके माध्यम से चुनी जाती हैं या इनके माध्यम से उनको अपॉइंट किया जाता है। साथ ही साथ कई दफ़ा आईएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, आरएएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, इनके ट्रांसफ़र्स वगैरह करना या उनको प्रमोट करना, इन सब चीज़ों में भी इन मिनिस्टर्स से राय ली जाती है। साथ ही साथ ज़्यादातर जो बड़े बिल होते हैं जो इसमें पेश किए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ताकि वो अमेंडमेंट होके या तो नया बिल के थ्रू नया लॉ लाया जा सके, या फिर पुराने जो लॉ हैं उनमें अगर कोई अमेंडमेंट करना हो, तो इस तरह के तमाम बिल्स को जो पेश करने का जो काम है वो भी इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के माध्यम से ही किया जाता है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा और विशेष काम इन कैबिनेट मिनिस्टर का एक और जो बड़ा काम होता है, दैट इज टू प्रिपेयर बजट ऑफ द स्टेट, कि ये फाइनेंशियल बजट भी निर्धारित करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, सालाना भी और पूरा 5 साल के लिए भी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उस डिपार्टमेंट में जो काम है, क्योंकि देखो कोई भी काम होगा डेवलपमेंट का बिना पैसे के नहीं होता, तो वो पैसा कहाँ से तो आएगा और किस तरीके से किस किस डिपार्टमेंट पे कितना कितना पैसा लगेगा, लाइक एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च करना है, स्वास्थ्य सेवाओं पे, हेल्थ सर्विसेज पे कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा लगेगा जहाँ पे सड़कें बनाई जाएंगी, पुल बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, ये जो तमाम चीज़ों का जो पैसा है वो कैसे आता है, इसके लिए बाकायदा बजटिंग होती है, फाइनेंशियल बजट बनाया जाता है, जो काम भी इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के माध्यम से ही किया जाता है। तो इस टॉपिक के साथ हमने यहाँ पे देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का पावर एंड फंक्शंस क्या होता है। लास्ट टॉपिक के तौर पे अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें और बची हैं, नेशन स्टेट रिलेशंस और यूनियन टेरिटरीज।
तो नेशन स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन दोनों के बीच में जो पावर्स होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही निर्धारित कर दी हैं। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है जो यूनियन लिस्ट के मुताबिक काम करता है, और कुछ पावर डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिया गया है जो स्टेट लिस्ट के माध्यम से काम करता है। तो दोनों में कभी किसी तरह का मतभेद ना हो, इस वजह से दोनों के पावर्स को अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ तक कि दोनों के फाइनेंशियल्स को भी अलग अलग कर दिया गया है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इनकम के सोर्स होते हैं और वो अपने हिसाब से उन जो भी राज्य की इनकम है या रेवेन्यू आ रहा है उसको अपने मुताबिक डेवलपमेंट के लिए खर्च भी कर सकते हैं। नेशनल स्टेट रिलेशन के बाद हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज बेसिकली वो एरियाज होते हैं जहां पे जो रूल है, जो शासन है, वो राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। परंतु एक चीज समझिएगा कि इन यूनियन टेरिटरीज में बेशक राष्ट्रपति के माध्यम से शासन किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति तो सब जगह पहुंच नहीं सकते। अब जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी वर्तमान में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इन पे शासन करने के लिए जो व्यवस्था है वो किस तरीके से होती है कि इन जगहों पे लोकल लेवल पे भी या तो गवर्नर साहब को बिठाया जाता है या फिर चीफ कमिश्नर या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे किसी एक पर्सन को बिठाया जाता है। मोस्टली यहाँ पे गवर्नर के द्वारा ही शासन व्यवस्था देखी जाती है। हालांकि इसमें कुछ जगह ऐसी भी हैं, जैसे हम बात करेंगे पौंडीचेरी हो गया, जिसको पुडुचेरी कहते हैं हम लोग, दिल्ली हो गया, या अभी रिसेंटली जो भी जम्मू एंड कश्मीर है ना, इसको भी अभी अलग किया लद्दाख से। लद्दाख तो कंप्लीट यूनियन टेरिटरी है, पर जे.एंड.के अगर बात करूं मैं तो जम्मू एंड कश्मीर न सिर्फ यूनियन टेरिटरी है बल्कि एक स्टेट भी है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होता है। तो इस तरीके से ये 3 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी होती हैं, इनमें चुनाव भी होते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करें। कोई भी अगर किसी तरह का कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, है ना। तो वेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉपरेशन एंड प्लीज